बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। हमारा ताकुब हो रहा है, जूलिया ने अचानक कहा। हाँ, मैंने भी चेक कर लिया है। शायद ये इस मारिया वाले प्लाजे से हमारे पीछे लगे हुए हैं। इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसका तो मतलब है कि हमारा मारिया के पास पहुंचना चेक कर लिया गया है, जूलिया ने कहा। ना सिर्फ चेक कर लिया गया है, बल्कि अब तो मुझे ख्याल आ रहा है कि ये सब हमारे खिलाफ बाकायदा ट्रैप का हिस्सा है, इमरान ने कहा। फिर अब क्या करना है, जूलिया ने कहा। इन्हें कवर करना पड़ेगा, फिर ही सब कुछ सामने आएगा, लेकिन अभी नहीं, शहर से बाहर निकलकर, इमरान ने कहा और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इनकी कार जैसे ही एक मोड़ मुड़ी, इमरान ने बिजली की सी तेजी से कार एक साइड पर करके रोक दी। तुम अंदर ही रहोगी, इमरान ने कहा और बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद इनकी ताकुब में आने वाली स्याह रंग की कार भी मोड़ काट कर आगे आई और फिर इसकी ब्रेकें लगने की आवाज़ सुनाई दी। शायद उन्होंने इमरान की कार को अचानक साइड पर खड़े देख लिया था, लेकिन वो ज़रा आगे जाकर साइड पर रुक गई और फिर इनमें से एक लंबे कद का आदमी बाहर निकला और इसे कार का बोनट उठाकर इसे फिक्स किया और फिर इंजन पर झुक गया। इमरान कार से बाहर निकलकर करीब ही एक चौड़े तने वाली दरख्त की ओट में हो गया था। इसकी नज़रें इस कार पर जमी हुई थी। कार में बाहर वाले आदमी समेत कुल 5 अफराद थे। जैसे ही इस आदमी ने कार का बोनट उठाया, इमरान दरख्त की ओट से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हुआ इनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। इसे कार की तरफ आता देखकर कार के अंदर मौजूद चारों अफराद तेजी से बाहर आ गए। जनाब, हमारी कार खराब हो गई है, मेरी मिसेज भी साथ है, वो बीमार है। अगर आप कार ठीक कर सकते हो तो प्लीज़ मेरी कार को भी देख लें, मैं आपका बेहद ममनून हूँ, इमरान ने इनके बाहर निकलते ही ऊंची आवाज़ में कहा। तो इन सब के तने हुए जिस्म यकलख्त ढीले से पड़ गए। क्या खराबी हो गई है, एक आदमी ने कदे करख्त से लहजे में कहा। पता नहीं जनाब, और बोनट भी नहीं खुल रहा। मैं कोई पत्थर ढूंढने गया था, लेकिन कोई पत्थर भी नहीं मिला, इमरान ने करीब जाकर कहा। और फिर इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देता, अचानक इमरान का हाथ जो कोट की जेब में था बाहर निकला और दूसरे लम्हे कार की छत पर धमाका सा हुआ और धुआं सा हर तरफ फैल गया। इमरान ने सांस रोका और तेजी से पीछे हट गया। वो पांचों के पांचों धमाका होते ही तेजी से पीछे हटने लगे थे, लेकिन फिर लुढ़खुड़ाए और टेढ़े मेढ़े अंदाज में नीचे गिर गए। इमरान इसी तरह सांस रोके तेजी से आगे बढ़ा। इसने कार की ऊपरी सीट का दरवाज़ा खोला और इसके साथ ही इसने सड़क की तरफ पड़े हुए दोनों आदमियों को उठाकर दोनों सीटों की दरमियानी जगह पर लिटा दिया और फिर वो तेजी से घूमकर कार की दूसरी साइड पर आ गया। अब इसने सांस लेना शुरू कर दिया था और फिर दूसरी तरफ पड़े हुए 3 अफराद को भी इसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर पहले वाले दोनों के ऊपर और ऊपरी सीट पर लिटा दिया। फिर दरवाज़ा बंद करके वो मुड़कर तेजी से कार के बोनट की तरफ आया। इसे तार हटाकर बोनट बंद किया और फिर स्टीयरिंग सीट की तरफ आ गया। इसे हाथ उठाकर जूलिया को अपने पीछे आने का इशारा किया और इसके साथ ही वो तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चाबी इग्निशन में मौजूद थी। इसने कार स्टार्ट किया और फिर इसे तेजी से आगे बढ़ाकर ले गया। साइड मिरर में इसने जूलिया को कार समेत अपने पीछे आते हुए देखा। इस दौरान सड़क से कई कारें और 1-2 जीपें भी गुजरी थीं, लेकिन इनकी रफ्तार बेहद तेज थी, इसलिए शायद वो सूरत हाल को समझ ही ना सके या फिर उन्होंने जानबूझकर रुकने की कोशिश ना की थी। बहरहाल थोड़ी देर बाद दोनों कारें आगे पीछे चलती हुई इसी चौक के करीब पहुंच गईं, जहां से अल्जौफ की तरफ जाने वाली सड़क निकलती थी। इमरान ने कार एक साइड पे करके रोक दी। इसके उकुब में जूलिया की कार भी रुक गई। तुम यहीं रुको, मैं इधर दरख्तों के झुंड में कार लेकर जा रहा हूँ। अगर मेरी वापसी से पहले सफदर और दूसरे साथी पहुंच जाएं, तो इन्हें भी वहीं लेकर आ जाना, इमरान ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालकर जूलिया से कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर इसने कार को मोड़ा और तेजी से सड़क की साइड पर कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों के एक बड़े और घने झुंड की तरफ ले गया। कार को झुंड में ले जाकर इसने रोका और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और इसके साथ ही इसने उकबी दरवाज़ा खोला और अंदर ठुनसे हुए बेहोश अफराद को उठाकर इसने बाहर निकालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो पांचों कार से बाहर पहुंच चुके थे। इमरान ने इस आदमी को ज़मीन पर उल्टा किया जिसने इससे बात की थी और फिर अपने कोट की अंदरूनी तरफ बनी हुई खुसूसी जेब में से एक तेज धार खंजर निकाला और इस आदमी की गर्दन के उकुब में इसने एक जगह पर खंजर की नोक से हल्का सा जख्म डाला तो वहां से तेजी से खून रसने लगा। चंद लम्हों बाद ही इस आदमी के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हो गए। इमरान को मालूम था कि बेहोश कर देने वाली गैस के असरात काफ़ी देर बाद ख़त्म होंगे
और इसके पास इतना वक्त ही ना था, इसलिए इसने हराम मगज से खून निकालकर इसके आसाब पर मौजूद गैस के असरात ख़त्म कर दिए थे। इमरान ने एक हाथ से तेज़ी से इस आदमी को सीधा किया और एक पैर इसने इसकी गर्दन पर रख दिया। पैर की एड़ी ज़मीन पर लगी हुई थी, जबकि पंजा गर्दन पर मखसूस अंदाज में मौजूद था। चंद लम्हों बाद इस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी और इसके साथ ही इसका जिस्म तेज़ी से सिमटने लगा। लेकिन इमरान ने पैर को मखसूस अंदाज में घुमाया तो इस आदमी का सिमटता हुआ जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। इसके ऊपर को उठते हुए हाथ यकलख ढीले होकर वापस ज़मीन से जा लगे। इसका चेहरा इंतहाई तेजी से मस्क होना शुरू हो गया था। आंखें बाहर को उबल आई और गले से खड़खड़ाहट की आवाज़ें निकलने लगीं। इमरान ने आहिस्ता से पैर को वापस मोड़ दिया तो तेजी से मस्क होता हुआ चेहरा दोबारा कदरे नॉर्मल होने लग गया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने गुर्राते हुए कहा और इसके साथ ही इसने पैर को थोड़ा सा मोड़ा। मेरा नाम मेजर। इस आदमी के हलक से रुक रुक कर लफ्ज़ निकल रहे थे, लेकिन फिर खड़खड़ाहट की आवाज़ें निकलने लगीं तो इमरान ने पैर को अब काफ़ी वापस मोड़ दिया था। जल्दी बताओ वरना ये अजाब बढ़ता चला जाएगा। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मेरा नाम मेजर मेजर ब्राउन है। इस आदमी ने रुक रुक कर जवाब दिया तो इमरान चौंक पड़ा। तुम्हारा ताल्लुक GP5 से है? इमरान ने पूछा। हाँ, मेरा ताल्लुक GP5 से है। तुम इमरान, तुमने, इस आदमी ने कहना शुरू किया। अब चूंकि इमरान का पैर काफ़ी पीछे चला गया था, इसलिए मेजर ब्राउन का लहजा काफ़ी संभल गया था। लेकिन जब उल्टा इसने सवाल करना शुरू किया तो इमरान ने पैर को ज़रा सा घुमा दिया। नतीजा यह कि मेजर ब्राउन की हालत एक बार फिर ख़राब होने लग गई। सुनो, जो मैं पूछूं सिर्फ इसका जवाब दो, और अगर तुमने ज़रा भी गलत बयानी की तो फिर, इमरान ने घुराते हुए कहा और इसके साथ ही इसने पैर को थोड़ा सा वापस मोड़ लिया। ये अजाब ख़त्म करो, पैर हटाओ। तुम जो कुछ पूछोगे मैं बताऊंगा और तुमसे पूरा पूरा ताउन करूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़। मेजर ब्राउन ने कहना शुरू कर दिया। पूरी तफसील बताओ कि तुमने हमें कैसे चेक किया और कब से ताकुब कर रहे थे और आइंदा क्या प्लान है, बताओ वरना, इमरान ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा। तो मेजर ब्राउन ने वाकई पूरी तफसील बताना शुरू कर दी कि किस तरह कर्नल डेविड ने मारिया का फ्लैट तलाश किया और इनकी ड्यूटी वहां लगाई, और फिर इसने किस तरह साथ वाले फ्लैट के दरवाजे की ओट से इन्हें मारिया के फ्लैट में जाते हुए देखा, इनकी गैलरी में बातें सुनी, और फिर इसने कर्नल डेविड को इसकी इत्तला दी। और कर्नल डेविड ने किस तरह ट्रैप बनाकर रखा है, क्योंकि इसे मालूम है कि तुम लोग अल्जौफ जाओगे। इसे कैप्टन रैंडल और इसके ग्रुप की सड़क पर मौजूद और अल्जौफ में कैप्टन पॉल और इसके आदमियों की मौजूदगी के बारे में भी तफसील बता दी। तुम्हारा प्लान क्या था? इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। सिर्फ इतना कि तुम और तुम्हारे साथी जब अल्जौफ जाने लगे तो मैं कर्नल डेविड को इत्तला कर दूं। फिर कैप्टन रैंडल अपने साथियों समेत तुम पर मिसाइल फायर करेगा, और तुम अगर वहां से भी बच गए तो फिर डॉक्टर हारन की रिहाइशगाह के करीब कैप्टन पॉल और इसके साथी तुम पर फायर खोल देंगे। मेजर ब्राउन ने तफसील बता दी। इमरान ने पैर हटाया और झुककर इसे गर्दन से पकड़ा और एक झटके से खड़ा कर दिया। इसके साथ ही इसने इसकी आंखों में आंखें डाल दी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो मेजर ब्राउन, तो तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं कहूँगा, वरना तुम्हारी खोपड़ी एक लम्हे में पाश पाश हो सकती है। और कर्नल डेविड को तुम जानते हो कि इसे किसी की परवाह नहीं होती। न जाने अब तक कितने मेजर और कैप्टन इसकी मातहती में मारे जा चुके हैं। इमरान ने गुर्राते हुए कहा। मैंने कहा है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मेजर ब्राउन ने कहा। इसीलिए मैं झुंड के बाहर कारों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो इमरान और मेजर ब्राउन दोनों चौंक पड़े। चंद लम्हों बाद आगे पीछे दो कारें अंदर दाखिल होकर रुक गईं। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर जूलिया मौजूद थी, जबकि दूसरी कार में सफदर और दूसरे साथी थे। कारें रुकते ही वो सब तेजी से नीचे उतर आए। ये कौन है? जूलिया ने कहा। ये मेजर ब्राउन है, कर्नल डेविड का साथी, और इसने वादा किया है कि यह हमारे साथ ताउन करेगा, इसलिए ये जिंदा रहेगा। इमरान ने कहा और इसके साथ ही वो तनवीर की तरफ मुड़ा। तनवीर? इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। यस, तनवीर ने चौंक कर कहा। मेजर ब्राउन के तमाम बेहोश साथियों की गर्दनें तोड़ दो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। गोलियों से ना उड़ा दूं? तनवीर ने कहा। नहीं, गोलियों की आवाज़ें बाहर सुनाई देंगी, इमरान ने जवाब दिया। ओके, तनवीर ने जवाब दिया, और दूसरे लम्हे वो एक तरफ बेहोश पड़े हुए आदमी पर झुक गया। मेजर ब्राउन का चेहरा यकलख्त हल्दी की तरह सख्त जर्द हो गया था। तनवीर के हाथ जैसे जैसे हरकत करते जा रहे थे, मेजर ब्राउन के साथी लाशों में तब्दील होते जा रहे थे। तुमने देख लिया अपने साथियों का अंजाम, इसलिए ये तुम्हारे लिए जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है, इमरान ने गुर्राते हुए कहा।
तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, मेजर ब्राउन ने बुरी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। तो फिर ट्रांसमीटर पर कर्नल डेविड को कॉल करो और इसे बताओ कि मैं और मेरी साथी औरत चौक के किनारे रुक गए हैं और शायद हमें अपने साथियों के पहुंचने का इंतजार है। ये बात तुम्हें कर्नल डेविड तक पहुंचानी है। अल्फाज जो चीज चाहे कहो, लेकिन अगर मैंने महसूस किया कि तुमने कोई कोड बोल रहे हो या कर्नल डेविड को किसी किस्म का इशारा कर रहे हो तो तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे, इमरान ने कहा। मैं तैयार हूँ, मैंने कह दिया कि मैं पूरा ताउन करूंगा, मेजर ब्राउन ने कहा। ट्रांसमीटर तुम्हारी कार में नस्ब है, बैठो कार में, इमरान ने कहा और फिर वो मेजर ब्राउन के साथ ही कार में बैठ गया। मेजर ब्राउन अगली सीट पर और इमरान उकबी सीट पर बैठ गया, जबकि बाकी साथी कार के गिर्द खड़े हो गए थे। मेजर ब्राउन ने जल्दी से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। शायद इस पर फ्रीक्वेंसी पहले से एडजस्ट थी। हेलो हेलो, मेजर ब्राउन कॉलिंग, ओवर, मेजर ब्राउन ने कॉल देते हुए कहा। यस, कर्नल डेविड अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है, ओवर, कर्नल डेविड की इंतहाई इश्तियाक भरी आवाज़ सुनाई दी और उकबी सीट पर बैठा हुआ इमरान कर्नल डेविड के इश्तियाक भरे लहजे पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। सर, इनकी कार चौक के करीब सड़क के किनारे रुक गई है, शायद इन्हें किसी का इंतजार है, ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। किस चौक के किनारे, तफसील से बताया करो अहमक आदमी, ओवर, कर्नल डेविड की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। यस सर, इस चौक के करीब जनाब, जहाँ से अल्जौफ को सड़क जाती है, ओवर, मेजर ब्राउन ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि इसके साथी वहां पहुंचेंगे। तुम पूरी तरह होशियार रहना। जैसे ही इसके साथी वहां पहुंचे तुमने मुझे फौरी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद मैं तुम्हें मजीद हिदायत दूंगा। हर लिहाज से मोहतात रहना, समझे, ओवर, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा। यस सर, ओवर, मेजर ब्राउन ने कहा। ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो मेजर ब्राउन ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जैसे ही ट्रांसमीटर ऑफ हुआ इमरान का हाथ हरकत में आया। इसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर मेजर ब्राउन की खोपड़ी पर पड़ा और मेजर ब्राउन चीख मारकर साइड पर गिरा और फिर एक झटके से उठा तो इमरान ने दूसरा वार किया और मेजर ब्राउन एक बार फिर चीख मारकर वापस गिर गया और इस बार वो बेहद हरकत पड़ा हुआ था। तनवीर, इसे बाहर खींचो और इसकी गर्दन भी तोड़ दो, इमरान ने कार से बाहर निकलते हुए तनवीर से मुखातिब होकर कहा। तो तनवीर ने आगे बढ़कर फ्रंट सीट पर पड़े हुए मेजर ब्राउन को बाहर खींचा और चंद लम्हों बाद ही वो भी अपने साथियों की तरह लाश में तब्दील हो चुका था। इमरान ने अपने साथियों को मेजर ब्राउन से मालूम होने वाली सारी तफसील बता दी। तो अब आपका क्या प्रोग्राम है? हम किसी और रास्ते से जॉफ नहीं जा सकते? सफदर ने कहा। नहीं, वहाँ इसका दूसरा ग्रुप मौजूद है जिसका इंचार्ज कोई कैप्टन पॉल है। हमें वहाँ घेरे जाने की बाकायदा प्लानिंग की गई है। लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स तो वाकई अल्जौफ में है, अब इसे सील किया जा चुका है और डॉक्टर हारंग इसमें शिफ्ट हो चुका है। इसकी रिहाइशगाह पर अब डोमेरी और इसके ग्रुप का कब्जा है, इमरान ने कहा। ये बातें इस मेजर ब्राउन को कैसे मालूम हो गई? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। कर्नल डेविड की तबीयत ही ऐसी है कि अगर ना बताए तो कुछ भी ना बताए और अगर बताने पर आए तो वो पूरी की पूरी तफसील बता देता है। ये सारी प्लानिंग सदर की मीटिंग में तय हुई और कर्नल डेविड ने मेजर ब्राउन को बता दी, इमरान ने कहा। तो फिर? जूलिया ने कहा। मेरा आइडिया है कि इस कॉम्प्लेक्स को जाने का रास्ता इस डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह के अंदर से है और अगर ना भी हुआ तो बहरहाल वहाँ लाजमन इस सिलसिले में कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाएगा। इसलिए हमें इस रिहाइशगाह में दाखिल भी होना है और इस डोमेरी ग्रुप का भी खात्मा करना है। लेकिन इस तरह के इससे पहले कर्नल डेविड ये समझ ले कि हम सब मारे जा चुके हैं। इस तरह हम बगैर किसी रुकावट के वहाँ भी पहुँच जाएंगे और हो सकता है कि जब इन्हें सही सूरत हाल का इल्म हो हम अपने मिशन के सिलसिले में कोई अहम पेशरफ्त भी हासिल कर लें, इमरान ने कहा। इस सिलसिले में आपने आखिर कोई तो मंसूबा सोचा होगा, सफदर ने कहा। कर्नल डेविड की फितरत के मुताबिक तो यही मंसूबा हो सकता है कि हम अपनी दोनों कारों में मेजर ब्राउन और इसके साथियों की लाशें डाल दें और इनके चेहरों पर अपना मेकअप कर दें और फिर ये लाशें कारों के जरिए इस टारगेट तक पहुंचें जहां कैप्टन रैंडल और इसके साथी इन कारों पर मिसाइल बरसाने के लिए तैयार खड़े हैं। इस तरह ये कारें तबाह हो जाएंगी और इन लाशों के टुकड़े उड़ जाएंगे और कर्नल डेविड फातिहाना अंदाज में ये सब कुछ समेटकर वापस अपने हेडक्वार्टर चल देगा ताकि वहां जाकर सदर को हमारी लाशों का मुआयना कराया जाए और इसराइल का सबसे बड़ा तमगा हासिल करे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लाशें कारों को कैसे चलाकर लेकर जाएंगी? क्या तुम्हारे जहन पर तो असर नहीं हो गया? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। मिस जूलिया, जाहिर है लाशें तो कार नहीं चला सकती, लेकिन ये तो हो सकता है कि लाशें कारों में लाद कर वहां ले जाएं और फिर स्टीयरिंग और एक्सीलेटर को फिक्स कर दिया जाए और कारें खुद ही तेजी से आगे बढ़ जाएं। इस तरह की सेटिंग तो हो सकती है, सफदर ने कहा। अल्लाह तुम्हारा भला करे सफदर, चलो कोई तो समझाने वाला मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
बकवास मत करो, जो कुछ करना है करो, जूलिया ने मसनूई गुस्से से कहा। इसे सिवाय बकवास करने के और आता भी क्या है, जो करे। तन्वीर ने मौका देखते ही बात करने से ना चूका। जो करे सो भरे, इस मुहावरे का मतलब समझते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। क्या मतलब? ये तुम भी इमरान की बात पर इस तरह हंस पड़ते हो जैसे इसने कोई बड़ी फलसफियाना बात कर दी हो। क्या मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं, तन्वीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। बस बस, अब लड़ाई बंद, ये मौका नहीं है लड़ाई का, जूलिया ने बीच बचाव कराने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, अब मौका आ जाए तो खुद ही बता देना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही वो कार का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया और इसे ट्रांसमीटर ऑन करके मेजर ब्राउन के लहजे और आवाज़ में कर्नल डेविड से गुफ्तगू करना शुरू कर दी। फिर ट्रांसमीटर ऑफ करके वो बाहर निकल गया। सफदर, इनमें से एक आदमी मेरे कदों कामत का है, इस पर मेरे चेहरे का मेकअप कर दो, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि अब कर्नल डेविड का पैमाना सब्र से लबरेज हो चुका होगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस्बात में सर हिला दिया। एक कार मैं चलाऊंगा, जबकि दूसरी कार तनवीर ड्राइव करेगा। हम ये दोनों कारें लेकर अल्जौफ की तरफ जाएंगे और फिर इन्हें हिट करा देंगे, जबकि तुम सब यहाँ से पैदल आगे बढ़ोगे। इस जगह पहुंचोगे जहाँ कर्नल डेविड का मातहत कैप्टन रैंडल अपने ग्रुप समेत मौजूद है। तुमने इनके हुकूम में पहुंचना है, ताकि अगर हमारी ये प्लानिंग फेल हो जाती है तो फिर हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है कि हम निकलकर इनके मुकाबले पर उतर आएं, और इस सूरत में इनका फौरी खात्मा ज़रूरी है। मैं और तनवीर भी कारों को आगे बढ़ाकर पैदल तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इमरान ने बाकी साथियों को हिदायत देते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि हमने वहाँ मौजूद अफराद का खात्मा करना है? ठीक है, तनवीर ने खुश होते हुए कहा। डायरेक्ट एक्शन की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए कि ऐसी सूरत में पूरी GP5 इस सारे इलाके को घेर लेगी, और इनके पास लातादाद मुसल्लह और तबीयत याफ्ता अफराद हैं, और असलहा भी। अलबत्ता आखिरी चारेकार के तौर पर ऐसा करना पड़ा तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल प्लानिंग यह है कि कर्नल डेविड को ये बावर करा दिया जाए कि हम सब इन दोनों कारों में मौजूद थे और इनके मिसाइलों की वजह से सब हलाक हो गए हैं। इस तरह वो लाशें लेकर वापस चले जाएंगे और हम इत्मीनान से आगे बढ़ जाएंगे, और फिर जब तक इन्हें असल सूरत हाल का इल्म होगा, इस वक्त तक हम लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में कोई ना कोई क्ल्यू हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपका सानी वजूद में आ चुका है, इसी लम्हे सफदर ने वापस आते हुए कहा। इसके चेहरे पर मास्क मेकअप कर दो, ताकि यही समझा जाए कि मिसाइलों के फायर की वजह से मास्क जल गया है और असल चेहरा सामने आ गया है, इमरान ने कहा, और सफदर ने इस्बात में सर हिला दिया। ये कार यहीं रहेगी, जूलिया ने कहा। नहीं, तुम सब इस कार में बैठकर हमारे पीछे आओगे, लेकिन करीब पहुंचकर बाकी सब तो साइडों में पैदल आगे बढ़ेंगे, जबकि तुम कार खेतों में लेकर जाकर खड़ी कर दोगी कि वो दूर से नजर ना आ सके, इमरान ने कहा। तो सबने इस्बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद इसकी हिदायत के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला तो कुर्सी पर बैठी हुई डोमेरी बेख्तियार चौंक पड़ी। कमरे में कैथी दाखिल हो रही थी, लेकिन डोमेरी इसके चेहरे पर छाई वहशत और हैरत देखकर बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या हुआ, खैरियत? तुम बेहद मुतवहिश नजर आ रही हो, डोमेरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो इस वक्त डॉक्टर हारंग की रिहाइश के एक कमरे में मौजूद थे। यहाँ डोमेरी हाउस होल्ड की इंचार्ज थी और इसे अपना नाम फ्लोरा रखा हुआ था, जबकि कैथी को डॉक्टर हारंग की पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर किया गया था। डोमेरी का ग्रुप मुलाजिमों के रूप में वसी और अरीज रिहाइशगाह में मौजूद था, जिसका इंचार्ज ड्यूक था, और ड्यूक को डॉक्टर हारंग बना दिया गया था। डोमेरी और कैथी दोनों मेकअप में थी। सब कुछ खत्म हो गया, कैथी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और डोमेरी के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर इस तरह बैठी जैसे किसी ने इसे कुर्सी पर जबरदस्ती धकेल दिया हो। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही, डोमेरी ने गुस्सीले लहजे में कहा। इमरान और इसके साथी हलाक हो गए हैं और इन्हें हलाक करने वाला कर्नल डेविड है, कैथी ने जवाब दिया। तो डोमेरी बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर वही तासुरात उभर आए थे जो इससे पहले कमरे में दाखिल होते वक्त कैथी के चेहरे पर नजर आ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वो इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, डोमेरी ने चीखते हुए कहा। ऐसा हो गया है और ये खबर हतमी है, कैथी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो डोमेरी का चेहरा बेख्तियार बिगड़ सा गया और वो भी कुर्सी पर इस तरह गिर पड़ी जिस तरह पहले कैथी गिरी थी। वेरी बैड, इसका मतलब है कि मेरा इसराइल सीक्रेट सर्विस की चीफ बनने का सारा स्कोप खत्म हो गया, डोमेरी ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा। जाहिर है हम लोग इस मामले में तो कोई भी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तुम्हें एक मौका मिला था जब तुमने इस कस्बे में इमरान और इसके साथियों पर काबू पा लिया, लेकिन तुम इस वक्त पूछगछ के चक्कर में पड़ गई। इस बार क्रेडिट कर्नल डेविड ले गया, कैथी ने इसे तंजिया लहजे में कहा। लेकिन ये हुआ कैसे? कुछ तफसील तो बताओ, मुझे तो हकीकतन अब भी यकीन नहीं आ रहा,
डोमेई ने कैथी के तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा। कर्नल डेविड के नायब कैप्टन रैंडल के ग्रुप के एक अहम आदमी को मैंने खासी भारी रकम देकर अपना मुखबर बना लिया है, ताकि GP5 की कार्रवाई की रिपोर्ट हमें साथ साथ मिलती रहे। अभी चंद लम्हे पहले इसने खुसूसी ट्रांसमीटर पर इतला दी है कि ऐसा हो गया है, कैथी ने जवाब दिया। लेकिन कहाँ, किस तरह और कैसे, डोमेई ने कहा। कर्नल डेविड ने अपने तौर पर मारिया के रिहायशी फ्लैट का पता चला लिया था। इसके बाद इसने अपने नायब मेजर ब्राउन और इसके ग्रुप को वहां निगरानी पर लगा दिया, जबकि दूसरे नायब कैप्टन रैंडल और इसके ग्रुप को इसने एल्जॉफ की तरफ आने वाली सड़क पर तैनात कर दिया, और तीसरे ग्रुप को, जिसका इंचार्ज कैप्टन पॉल था, इसको कस्बा अल्जॉफ में इस डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह के करीब तैनात कर दिया। फिर मेजर ब्राउन ने इत्तला दी कि इमरान अपनी एक साथी औरत के साथ जाकर मारिया से मिला है। इसके बाद इमरान अपनी साथी औरत के साथ कार में सवार होकर अल्जॉफ कस्बे की तरफ आने लगा। इसके बाद इत्तला मिली है कि इसने कार इस चौक के करीब रोक ली है, जहां से अल्जॉफ को जाने वाली सड़क निकलती है। इससे कर्नल डेविड समझ गया कि इमरान ने अपने साथियों को कॉल कर लिया होगा और इनके इंतजार में वहां मौजूद होगा। मेजर ब्राउन अपने ग्रुप के साथ इनकी निगरानी करता रहा। फिर कैप्टन रैंडल को इत्तला मिली कि इमरान और इसके साथी 2 कारों में सवार होकर अल्जॉफ की तरफ आ रहे हैं। मेजर ब्राउन ने दोनों कारों के नंबर, मॉडल और रंग बता दिए थे। कैप्टन रैंडल को कर्नल डेविड ने हुक्म दे दिया कि जैसे ही कारें पहुंचे, इन पर मिसाइल फायर करके इन्हें तबाह कर दिया जाए। किसी आदमी को किसी तरह भी निकलने ना दिया जाए। चुनाचा कैप्टन रैंडल अलर्ट हो गया। फिर दोनों कारें आती दिखाई दी तो कैप्टन रैंडल ने मिसाइल फायर खोल दिए। नतीजा ये कि दोनों कारों पर खौफनाक मिसाइलों की बारिश कर दी गई। दोनों कारों और इनमें मौजूद इमरान और इसके साथियों की लाशों के परखच्चे उड़ गए। कर्नल डेविड भी वहां पहुंच गया। लाशों के टुकड़ों को सर्च लाइटों से लगाकर इकट्ठा किया गया और फिर इमरान की लाश को पहचान लिया गया। इसके बाद कर्नल डेविड ने यहाँ अल्जॉफ में मौजूद कैप्टन पॉल और इसके ग्रुप को भी वापस कॉल कर लिया, और मेजर ब्राउन को भी हुक्म दे दिया गया कि वो भी हेडक्वार्टर वापस पहुंच जाए। और कर्नल डेविड इमरान और इसके साथियों की लाशें, जो टुकड़ों की सूरत में मौजूद थी, उठवाकर हेडक्वार्टर चला गया है, जहां से वो सदर को इत्तला करके उन्हें ये लाशें दिखाएगा, और फिर जाहिर है वो हीरो होगा, कैथी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड। इसका मतलब है कि मेजर ब्राउन इंतहाई कारामद आदमी है, जिसका ग्रुप इमरान और इसके साथियों की निगरानी करता रहा, लेकिन इन्हें इसका एहसास तक न हो सका और वो मौत के घाट उतर गए। डोमेई ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जाहिर है ये सब तरबियत याफ्ता लोग हैं, कैथी ने जवाब दिया। तो फिर अब हमारा यहाँ रहना तो बेकार है, हमें वापस जाना चाहिए, डोमेई ने कहा। जाहिर है अब हमने यहाँ रहकर क्या करना है, मामला तो बहरहाल ख़त्म ही हो गया है, कैथी ने कहा। चलो ये तो हुआ कि इसराइल का एक अहम तरीन प्रोजेक्ट तो इन पाकिस्तानी एजेंटों के हाथों बच गया। चलो फिर वापसी का इंतजाम करें, डोमेई ने उठते हुए कहा। क्या मतलब? अभी सुबह चले जाएंगे, जाना ही तो है, कैथी ने हैरान होते हुए कहा। अब यहाँ रात गुजारने का फायदा भी क्या है, जो होना था हो गया, चलें अब यहाँ से, डोमेई ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरा ख्याल है कि सदर साहब से इजाज़त लिए बगैर हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, कैथी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम्हारी बात ठीक है, हमें रस्मी तौर पर सदर साहब से बात कर लेनी चाहिए, डोमेई ने कहा और दरवाजे से ही वापस मोड़ आई। इसे मेज पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, प्रेसिडेंट हाउस। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं डोमेई बोल रही हूँ, सदर साहब कहाँ हैं? डोमेई ने कहा। ओह आप, मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। सदर साहब ख्वाबगाह में जा चुके हैं कि GP5 के कर्नल डेविड का फ़ोन आया और सदर साहब फ़ोन सुनते ही अपने खुसूसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर GP5 के हेडक्वार्टर रवाना हो गए हैं। वो भी चंद लम्हे पहले ही गए हैं, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या वो खुश थे? डोमेई ने होंठ चबाते हुए कहा। खुश? हाँ वाकई वो बेहद खुश नजर आ रहे थे, इंतहाई खुश, पर्सनल सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ओके, डोमेई ने कहा और फिर एक खासा तवील सांस लेते हुए रिसीवर इसने ढीले हाथों से कैडल पर रख दिया। आओ, वहाँ तो जश्न में मुस्तरद मनाया जा रहा है, अब किससे हमारी सुननी है, आओ, डोमेई ने कहा और एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहती भी इस बात में सर हिलाती हुई उठी और इसके पीछे चल पड़ी, और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद डोमेई, कैथी, ड्यूक और इसका ग्रुप 3 कारों में सवार होकर डॉक्टर हारंग की रिहाइशगाह से निकले और कस्बे के बैरूनी तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। अभी डोमेई की कार जरा सी आगे बढ़ी थी कि अचानक एक तरफ से एक आदमी ने तेजी से आगे बढ़कर इनका रास्ता रोक लिया। ये कौन है? डोमेई ने कार रोकते हुए कहा। मिस, मेरा ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, हम बाहर पहरा दे रहे हैं, आप वापस जा रही हैं? इस आदमी ने कहा। ओह हाँ, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा ख्याल ही ना रहा। वो पाकिस्तानी एजेंट GP5 के हाथों मारे जा चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पहरा देने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तुम भी अपने साथियों समेत वापस चले जाओ, डोमेई ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, इस आदमी ने कहा और पीछे हट गया। तो डोमेई ने जो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी, कार आगे बढ़ा दी। फिर थोड़ी देर बाद वो इस जगह पर पहुंच गए जहां अभी तक सड़क की साइडों में जली हुई और तबाहशुदा कारों के ढांचे पड़े हुए थे। डोमेई ने कार रोक दी और नीचे उतर आई। साइड सीट पर बैठी हुई कैथी भी नीचे उतर आई। उकुब में आने वाली दोनों कारें भी, जिनमें ड्यूक और इसका ग्रुप था, रुक गईं। तुम लोग हेडक्वार्टर चलो, हम अभी आ रही हैं, डोमेई ने ड्यूक से कहा। तो वो दोनों कारें आगे बढ़ गईं और फिर आगे बढ़ती चली गईं। कैथी, तुम कार से टॉर्च निकाल कर ले आओ, डोमेई ने कैथी से कहा और कैथी सर हिलाती हुई मुड़ी और कार से इनकी टॉर्च निकाली और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाती इन जली हुई कारों के ढांचों की तरफ बढ़ गईं। काश ये काम मेरे हाथों से मुकम्मल होता तो कितना लुत्फ आता, डोमेई ने ऊंची आवाज में कहा। तो कैथी ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया, लेकिन इसे कोई जवाब ना दिया था। टॉर्च की तेज रोशनी में वो दोनों इन जली हुई दोनों कारों का जायजा ले रही थी। इसी लम्हे दो और कारें इनके करीब आकर रुकी और डोमेई और कैथी ने मुड़कर देखा। मादाम, कोई प्रॉब्लम? एक कार में से इसी आदमी ने कार से बाहर निकलते हुए कहा, जिसने इनकी कार रोककर इनकी वापसी के बारे में पूछा था। ओह नहीं, तुम जाओ, हम वैसे इन कारों का जायजा ले रही हैं, डोमेई ने मुड़कर कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले हैं जो उसके कहने पर अब वापस जा रहे हैं। यस मादाम, इस आदमी ने कहा और दोबारा कार में बैठ गया। चंद लम्हों बाद दोनों कारें तेजी से आगे बढ़ती चली गईं। कारों की हालत बता रही है कि इनमें बैठे हुए अफराद किसी सूरत भी जिंदा नहीं बच सकते थे। आओ चलें, चंद लम्हों के जायजे के बाद डोमेई ने कहा और वापस मुड़ गई। कैथी भी टॉर्च बंद करके इसके पीछे चलने लगी और थोड़ी देर बाद इनकी कार एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। मेन रोड पर पहुंचकर डोमेई ने कार का रुख शहर की तरफ मोड़ दिया। मुझे रेड फ्लैग हाउस उतार दो, कैथी ने कहा। अब इस वक्त कहाँ जाओगी? सुबह चली जाना, डोमेई ने कहा। तो कैथी ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल डेविड तो खुशी से पागल हो रहा होगा, चंद लम्हों की खामोशी के बाद कैथी ने कहा। जाहिर है इसने जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है, डोमेई ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वापस कारमन चली जाओगी या यहीं रहोगी? कैथी ने कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे मेरा ख्याल है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि इत्तफाक है कि इस केस में मैं कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। हालांकि लॉर्ड पीटर ने जिस तरह सदर साहब से मेरी सलाहियतों की तारीफ की थी, मैं इन तारीफों पर पूरा नहीं उतर सकी। इसलिए लाजमी बात है कि सदर साहब का मेरे मुतालिक कोई इमेज नहीं बनेगा जो मैं बनाना चाहती थी, डोमेई ने कहा और इसके साथ ही इसने कार हेडक्वार्टर के गेट के सामने मोड़कर रोक दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों हेडक्वार्टर के दफ्तर में पहुंच गई। कैथी ने रैक से शराब की बोतल और 2 जाम उठाए और लाकर मेज पर रख दिए। मैं कर्नल डेविड को मुबारकबाद दे दूं, अब तो वो पूरी इसराइली कौम का क्या पूरी दुनिया के यहूदियों का हीरो बन चुका है, डोमेई ने कहा। तो कैथी ने जो शराब की चुस्की ले रही थी बेख्तियार हंस पड़ी। डोमेई ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक तरफ मेज पर पड़े हुए कैथी के बड़े से पर्स से सीटीसी बजने की आवाज़ सुनाई दी। तो कैथी और डोमेई दोनों चौंक पड़ी। ट्रांसमीटर कॉल, कैथी ने तेज लहजे में कहा और जल्दी से शराब का जाम रखकर इसने हाथ बढ़ाकर पर्स उठा लिया। डोमेई ने भी रिसीवर उठाने की बजाय वापस हाथ खींच लिया। कैथी ने पर्स खोलकर इसमें मौजूद एक छोटा सा लेकिन जदीद साख्त का ट्रांसमीटर बाहर निकाला। सीटी की आवाज़ इसी ट्रांसमीटर से निकल रही थी। कैथी ने इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, 3X01 कॉलिंग, ओवर। बटन ऑन होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, R1 अटेंडिंग यू, खुलकर बात करो, कॉल महफूज है, ओवर, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। मादाम, कर्नल डेविड के साथ बहुत बुरा हुआ है। जिन्हें वो इमरान और इनके साथियों की लाशें समझ रहा था, वो इसके अपने आदमी मेजर ब्राउन और इसके साथियों की लाशें निकली हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कैथी और डोमेई दोनों बेख्तियार कुर्सियों से उछल पड़ी। इन दोनों के चेहरों पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे हो गया? तुमने खुद मुझे इत्तला दी थी कि कैप्टन रैंडल ने इमरान और इसके साथियों को हिट कर लिया है, और इन कारों के जले हुए और तबाहशुदा ढांचे में भी हमने देखे हैं जिनमें इमरान और इसके साथी सवार थे, ओवर, कैथी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वो सब वाकई दुरुस्त था मादाम, लेकिन सदर साहब ने GP5 के हेडक्वार्टर आकर जब चेकिंग की तो सब कुछ सामने आ गया, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ये सब कैसे हो गया? पूरी तफसील बताओ, ओवर, कैथी ने चीखते हुए कहा। कर्नल डेविड लाशों समेत और बाकी सब ग्रुप्स समेत GP5 हेडक्वार्टर पहुंच गए। यहाँ लाशों को बड़े हॉल कमरे में रख दिया गया। कर्नल डेविड ने सदर साहब को इत्तला दी तो सदर साहब अपने खुसूसी हेलीकॉप्टर में फौरन हेडक्वार्टर पहुंच गए
उन्होंने जब लाशें देखी तो सबसे पहली बात उन्होंने ये पूछी कि इन लाशों में किसी औरत की लाश या इसकी लाश का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है, जबकि इमरान के साथ एक औरत भी थी। इस पर कर्नल डेविड ने जवाब दिया कि शायद वो औरत इस मिशन में शरीक ना हुई होगी और पीछे रह गई होगी। लेकिन फिर एक लाश के पैरों में मौजूद जूतों पर सदर साहब की नज़र पड़ गई। जूतों के फिर तलवों पर GP5 की मखसूस मोहर साफ नजर आ रही थी। GP5 के लिए यूनिफॉर्म और जूते खुसूसी तौर पर तैयार होते हैं और इन पर खुसूसी तौर पर GP5 की मखसूस मोहरें लगाई जाती हैं। ये जूते सामने आने पर सारी बात वाज़ेह हो गई कि इमरान और इसके साथियों की लाशें नहीं हैं, बल्कि GP5 के आदमियों की हैं। मेजर ब्राउन और इसका ग्रुप बावजूद हिदायत के हेडक्वार्टर ना पहुंचा था, जबकि पहले जब कर्नल डेविड ने उसे कॉल किया था तो मेजर ब्राउन ने जवाब दिया था कि इनकी कार ख़राब हो गई है। लेकिन वापसी में इनकी कार नज़र ना आई थी और ना ही वो हेडक्वार्टर पहुंचे थे। चुनांचे ये साबित हो गया है कि ये इमरान और इसके साथियों की लाशें नहीं हैं, बल्कि मेजर ब्राउन और इसके ग्रुप की लाशें हैं। ओवर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने तफसील से बताते हुए कहा, ओह ओह, फिर सदर साहब का क्या रद्द-ए-अमल था? ओवर। कैथी ने कहा, सदर साहब कर्नल डेविड पर सख्त नाराज हैं। उन्होंने इसे नॉनसेंस और अहमक तक कह दिया और फिर इसी गुस्से की हालत में वो वापस चले गए। ओवर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अब कर्नल डेविड कहाँ हैं? ओवर। कैथी ने पूछा। उन्होंने कैप्टन रैंडल के साथ मिलकर कस्बा अल्जौफ में इमरान और इसके साथियों को घेरने का प्लान बनाया है और वो सदर साहब के वापस जाते ही वहां गए हैं। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर इनसे रेस्ट ले लिया है क्योंकि मैं आपको कॉल करके तफसील बताना चाहता था। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। इन्हें गए हुए कितनी देर हुई है? ओवर। कैथी ने पूछा। 10-12 मिनट हुए होंगे। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, ठीक है। ओवर एंड ऑल। कैथी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। डोमेरी के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ? तुम बेहद परेशान नजर आ रही हो, कैथी ने चौंक कर कहा। हम मारे गए कैथी, हमें वहां से इस तरह वापस नहीं आना चाहिए था। वो लोग तो अब इस रिहाइशगाह पर काबिज हो चुके होंगे, डोमेरी ने कहा। मैंने तो तुम्हें कहा था कि सुबह चली जाना, लेकिन तुमने जिद की। फिर भी क्या हुआ? वहां इस रिहाइशगाह में पड़ा क्या है जो वो ले लेंगे, कैथी ने कहा। लेकिन सदर साहब ने मीटिंग में जो प्लान बनाया था कि हम इमरान और इसके साथियों को ट्रैप करके इनका खात्मा कर दें, अब तो वो मुमकिन नहीं रहा, डोमेरी ने कहा। वो वैसे भी मुमकिन नहीं रहा था क्योंकि इमरान और इसके साथियों को मालूम हो चुका था कि इनके खिलाफ अल्जौफ में जाल बिछाया गया है और जब वो GP5 को इस कदर खौफनाक अंदाज में डॉज दे सकते हैं तो हमारे साथ क्या नहीं कर सकते। मेरा तो ख्याल है कि अच्छा हुआ कि हम वहां से निकल आए, कैथी ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? क्या इस रिहाइशगाह में वापस पहुंचा जाए या इमरान और इसके साथियों के खिलाफ कोई नया प्लान बनाया जाए, डोमेरी ने कहा। जहां तक मेरा ख्याल है डोमेरी, ये इमरान और इसके साथी इस आम अंदाज में हमारे या कर्नल डेविड के हाथ नहीं आएंगे। अब मेरी समझ में आ गया है कि ये लोग दुनिया के शातिर तरीन इंसान हैं। तुमने देखा कि उन्होंने किस तरह कर्नल डेविड जैसे आदमी को गधा बना दिया। इसलिए अगर हम वाकई इनका खात्मा करना चाहते हैं तो हमें कोई फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा जिसका वो तोड़ ना कर सकें, वरना दूसरी सूरत में तो कर्नल डेविड की तरह नाकामी और शर्मिंदगी हमारे हिस्से में भी आ सकती है, कैथी ने कहा। पता नहीं क्या बात है कि जब से मैंने इमरान के खिलाफ काम शुरू किया है मेरा जहन ही माफ होकर रह गया है। मुझे यूं महसूस होने लग गया है कि जैसे मुझ में सिरे से किसी किस्म की कोई सलाहियत ही ना हो, डोमेरी ने कहा। तुमने इन लोगों को बहुत ज्यादा अपने हवास पर सवार कर लिया है, इसलिए ऐसी हालत हो गई है। तुम्हें इतना ज्यादा ना लो, बस यही समझो कि ये लोग आम से मुजरिम हैं, कैथी ने जवाब दिया। नहीं कैथी, असल में सदर साहब ने मुझे ये मिशन देकर मेरी सलाहियतों को चैलेंज किया है, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास बराह रास्त कोई टारगेट ही नहीं है। मैं और मेरे साथी कटी पतंग की तरह हवा में कभी इधर और कभी उधर हचकुले खा रहे हैं। अगर सदर साहब हमें इस लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स का हदूद अरबा समझाकर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी दे देते तो हमारे पास एक टारगेट होता और मैं अपनी सलाहियतें इस टारगेट पर सर्व कर देती। लेकिन अब क्या हुआ? इससे मेरे और कर्नल डेविड के दरमियान अहमकाना रेस लगी हुई है। इसका ख्याल है कि वो इमरान और इसके साथियों का खात्मा कर दे, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा करूँ। लेकिन हम दोनों ही इस रेस की वजह से मुसलसल नाकामी से दो चार हो रहे हैं, डोमेरी ने कहा। इसलिए तो कह रही हूँ कि हमें इनके खिलाफ ठोस मनसूबाबंदी करनी चाहिए, कैथी ने कहा। मैंने हारंग हाउस की मुकम्मल तलाशी ली है। मैंने वहाँ एक तहखाने में एक खुफिया अलमारी का सुराग लगा लिया। इस अलमारी में डॉक्टर हारंग की किताबें और साइंसी नोट्स भरे हुए थे, लेकिन वहाँ से मुझे एक नक्शा भी हाथ लगा है और मुझे यकीन है कि नक्शा लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स का है। वो नक्शा मैं साथ लेकर आई हूँ। मेरा ख्याल है कि ये इमरान और इसके साथी कर्नल डेविड के बस के नहीं है। ये लामहाला कॉम्प्लेक्स में किसी न किसी सूरत में पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम वैसे अंधेरे में टामक टुइयां मारने की बजाय कोई ऐसा स्पॉट मुंतखब कर लें
कि इमरान और इसके साथी जब वहां पहुंचे तो उनका और हमारा आमना सामना हो जाए, डोमेई ने कहा। और इसने साथ ही इसे मेज पर एक तरफ पड़ा हुआ अपना पर्स उठाया और इसे खोलकर इसके अंदर से एक तयशुदा कागज बाहर निकाल लिया। अब तुमने सही ट्रैक पर सोचना शुरू कर दिया है डोमेरी, कैथी ने कहा। तो डोमेरी ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इसके साथ ही इसने तयशुदा कागज खोलकर इसे मेज पर बिछा दिया। ये देखो, ये है इस लॉन्ग बर्ड कॉम्प्लेक्स का नक्शा। डोमेरी ने पर्स से एक बॉल पॉइंट निकालकर इस हाथ में पकड़ते हुए कहा। हाँ, देख रही हूँ, वाकई ये किसी कॉम्प्लेक्स का ही नक्शा है। इसमें लेबोरेटरी भी है और फैक्ट्री भी, खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैथी ने नक्शे पर झुकते हुए कहा। हाँ, और इस पर मौजूद निशानात के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। ये देखो, इस पर उल्टे तीर का निशान बना हुआ है और नीचे सोंद लिखा हुआ है। और मैंने इस सारे इलाके का तफसीली नक्शा देखा है। इसके मुताबिक असवंत खासा बड़ा कस्बा है, वहाँ रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन ये इलाका ज़्यादा आबाद नहीं है, बस खेत ही खेत हैं। और जाहिर है कि ये रास्ता अब सील्ड कर दिया गया होगा, लेकिन इमरान और इसके साथी जाहिर है इसी रास्ते से अंदर दाखिल हो सकते हैं। जिस जगह ये तीर का निशान है वहाँ तफसीली नक्शे पर भी सीड फार्म लिखा हुआ है, असवंत सीड फार्म, डोमेरी ने तफसील बताते हुए कहा। ये तो ठीक है डोमेरी, लेकिन हमारे पास तो ये नक्शा है, इसलिए हमें मालूम हो गया है कि इस कॉम्प्लेक्स का ये रास्ता है। लेकिन इमरान को इस बारे में कैसे इल्म होगा? वो तो जॉफ में ही टकरे मारता रहा होगा और वहाँ कर्नल डेविड पहुँच गया होगा, कैथी ने कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान लाजमन हारंग हाउस पर कब्जा करेगा, क्योंकि इसका ख्याल होगा कि इसे वहीं से इस कॉम्प्लेक्स का कोई क्लू मिल सकता है। अगर हम वहाँ फ़ोन करके किसी न किसी तरह इस रास्ते के बारे में इसे इशारा कर दें तो लामहला इस रास्ते पर पहुँचेगा और इस तरह हम इसे कवर कर लेंगे, डोमेई ने कहा। फिर तो ये इशारा इसी सूरत में दिया जाए जब हम इस जगह पहुँच चुके हों, ऐसा ना हो कि वो हमसे पहले वहाँ पहुँच जाए। फिर क्या होगा? कैथी ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें जल्द से जल्द इस सीड फार्म पर पहुँच जाना चाहिए और फिर वहाँ से हारंग हाउस में फ़ोन करके इमरान और इसके साथियों को इशारा देकर जाल में फंसाया जा सकता है, डोमेरी ने कहा। अगर इस कॉम्प्लेक्स का रास्ता इस सीड फार्म में है तो फिर लामहला इस सीड फार्म पर हुकूमत के तबीयत याफ्ता आदमी काबिज होंगे। इनका क्या होगा? कैथी ने कहा। तो डोमेरी बेख्तियार चौंक पड़ी। फिर ऐसा है कि हम सदर साहब से बाकायदा इजाज़त लेकर वहाँ जाते हैं और खुसूसी इजाज़त ले लें, डोमेरी ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सदर साहब को जैसे ही तुमने बताया कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स का नक्शा हाथ लग गया है, वो इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे साथियों को गोली से उड़ाने का हुक्म दे देंगे, कैथी ने कहा। वो क्यों? डोमेरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि अगर ये नक्शा इमरान और इसके साथियों के हाथ लग गया तो फिर इस कॉम्प्लेक्स को इनके हाथों से कोई ना बचा सकेगा। सदर साहब इस कॉम्प्लेक्स के हदूद अरबा को इस कदर खुफिया रख रहे हैं कि वो इसका सही महल वकूत GP5 तक को बताने के लिए तैयार नहीं है। कजा ये कि कॉम्प्लेक्स का नक्शा सामने आ जाए, कैथी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है कैथी, फिर क्या किया जाए? डोमेरी ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा करो कि सदर साहब को फ़ोन करके इनसे कहो कि तुम्हें खुफिया इत्तलात मिली हैं कि इमरान और इसके साथी असवन में किसी सीड फार्म पर कब्जा करना चाहते हैं। इस तरह शायद सदर साहब समझ जाएं कि इमरान को असल रास्ते का इल्म हो चुका है और वो तुम्हें वहाँ भिजवा दें, कैथी ने कहा। नहीं, इस तरह तो अपना काम बिगड़ जाएगा। सदर साहब बजाय हमें वहाँ भिजवाने के पूरी फौज को वहाँ भिजवा देंगे। नहीं, हमें खुद ही ये काम करना होगा। वहाँ मौजूद अफराद को ख़त्म करके हम खामोशी से कब्जा कर लेंगे और बाद में अगर सदर साहब ने कुछ कहा तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे मालूम हुआ था कि इमरान और इसके साथी इस सीड फार्म में पनाह लेना चाहते थे और ये सीड फार्म फ़लस्तीनी ग्रुप का बताया गया है, इसलिए मैंने पेशगी इस अराजी पर कब्जा कर लिया। हम नक्शे और कॉम्प्लेक्स के रास्ते वाले सारे किस्से को ही गोल कर जाएंगे, डोमेरी ने कहा। लेकिन फिर इमरान को वहाँ कैसे बुलाओगी? कैथी ने कहा। ये बात भी गलत है, हम इमरान को इशारा क्यों दें? वो खुद तलाश करके वहाँ पहुँच जाए तो दूसरी बात है, डोमेरी ने कहा। लेकिन अगर इससे पहले कर्नल डेविड ने उसे घेर लिया तब, कैथी ने कहा। अब मुझे 100% यकीन आ चुका है कि इमरान और इसके साथी कर्नल डेविड और GP5 के बस के नहीं हैं, इसलिए वो इनके लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अलबत्ता जब वो सीड फार्म पर पहुंचेंगे तो हम वहाँ पहले से इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे, इसलिए हम आसानी से इन्हें कवर कर लेंगे, डोमेरी ने जवाब दिया। ओके, तो फिर हमें रातों रात ही इस सीड फार्म पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लेना चाहिए, कैथी ने कहा। तो डोमेरी ने इस बात में सर हिला दिया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इसने नक्शा तय करके एक बार फिर अपने पर्स में डाल लिया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।